हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंग फिजिक्स। तो गाइज, एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स के CSIR नेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे और उसमें एटॉमिक स्पेक्ट्रा और मोलिकुलर स्पेक्ट्रा से जितने भी क्वेश्चन अभी तक नेट में पूछे गए हैं वो सारे हमने सोल्व किए थे। आज की वीडियो में लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेट में वो हम देखने वाले हैं और आज और कल 2 वीडियो में हम इनको कवर कर लेंगे। और मैं नोट्स भी शेयर कर दूंगी एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिजिक्स के नेट के PYQ, ताकि जो भी स्टूडेंट्स पिछली वीडियोस ना देख पाए हों वो उनका कोई भी डाउट हो किसी क्वेश्चन में वो आप नोट से देख सकते हो। और न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स के भी CSIR नेट के PYQ जो थे वो अपने कंप्लीट नहीं हुए, तो उसके भी मैं ट्राई करूँगी कि आपको नोट शेयर कर दूँ। तो टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं नोट शेयर करने वाली हूँ। तो आपको पता ही होगा कि लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी से ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन जो है वो हर साल ही नेट एग्जाम में पूछा जाता है। अभी जो रिसेंट की 3-4 पेपर्स थे उनमें लेजर से क्वेश्चन नहीं बना था, क्योंकि एटॉमिक से ही 2 क्वेश्चन अपने बन गए थे। AMP से वैसे तो 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो प्रोबेबिलिटी तो यही रहती है कि एक क्वेश्चन एटॉमिक से आए, एक मोलिकुलर से और एक लेजर से। और काफ़ी बारी क्वेश्चन पूछा भी ऐसे ही गया है। तो 3-4 रिसेंट जो पेपर्स हैं उनमें नहीं आया, उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि लेजर का क्वेश्चन जो है वो नहीं आने वाला है। लेजर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो ये 5 मार्क्स आपको देके जाएगा। और दूसरी बात, जो भी स्टूडेंट्स BRC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है कि हमने टेस्ट सीरीज जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पे लाइव की हुई है। आपने देखा भी होगा, शायद 2-3 वीडियोज़ के थ्रू मैंने बताया था। पर अगर फिर भी आपने नहीं देखा है, अभी तो अपने नेट पे फोकस करो। नेट का एग्ज़ाम होने के बाद आप BRC की टेस्ट सीरीज जो है वो दे सकते हो। तो टेस्ट सीरीज ज़रूर से ज्वाइन कर लो जो भी BRC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्यों करनी है वो रीज़न तो मैं आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ, एक बार फिर से बता देती हूँ। क्योंकि टेस्ट सीरीज में मोर देन 50% क्वेश्चन बार्क की एक्चुअल PYQs ही हैं, और बार्क में जो PYQs है ना वो कहीं आपको मिलेंगे नहीं, और बार्क के PYQs रिपीट होते हैं। क्योंकि मैंने पेपर दिया है 2-3 बार, तो मैंने देखा है कि काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज आपको ज़रूर से ही ज्वाइन करनी चाहिए। ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी इस बारे में, तो हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना लेजर का वो जून 2011 में आया था। Consider the energy level diagram as shown in the figure below of a typical 3-level ruby laser system with 1.6 into 10⁻19 chromium ions per cubic centimeter. All the atoms excited by the 0.4 micrometer radiation decay rapidly to level E2, which has a lifetime tau is equal to 3 millisecond. Assuming that there is no radiation of wavelength 0.7 micrometer present in the pumping cycle and that of pumping rate is R atoms per centimeter cube, the population density in the level N2 builds up H. ये कह रहा है कि जो पंपिंग साइकिल है उसमें ये कोई वेवलेंथ नहीं है, सिर्फ जो वेवलेंथ गिवन है वो है 0.4 माइक्रोमीटर, और उसका रेट जो है वो क्या है, R एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। इतने एटम्स जो है वो N2 में क्या कर रहे हैं, हम पंप कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पॉपुलेशन डेंसिटी बतानी है लेवल N2 की। तो पॉपुलेशन डेंसिटी हम कैसे बताएंगे N2 लेवल की? रेट ऑफ चेंज ऑफ N2 एटम्स पर यूनिट टाइम, वो क्या होगा कि कितने एटम जो हैं वो पंप कर रहे हैं N2 लेवल में और कितने एटम्स जो हैं वो डिके कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिके हो रहा है वो क्या हो रहा है, रैपिड डिके हो रहा है। क्वेश्चन में भी शायद आपको गिवन होगा कि ऑल द एटम्स एक्साइटेड बाय 0.4 माइक्रोमीटर रेडिएशन डिके रैपिडली टू द लेवल E2। तो यहाँ पे जो एटम्स जो हैं E3 से वो E2 में क्या हो रहे हैं, रैपिडली डिके हो रहे हैं। तो आपको बताना है N2 लेवल जो है उसका क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी बतानी है। तो क्या हो जाएगा, ये अपना होगा N0, N1, N2 लेवल।
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ N2 जो है वो कितना आएगा, हमारे पास कितने एटम्स पंप कर रहे हैं और कितने एटम्स रैपिडली डिके कर रहे हैं। जितने एटम्स पंप कर रहे हैं वो हैं R एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब, तो वो तो क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स जो इंक्रीज कर रहे हैं तो वो हम प्लस में लेंगे, जो डिके कर रहे हैं वो हम क्या लेंगे, माइनस में। तो डिके कितने कर रहे हैं, डिके एटम्स कैसे निकालेंगे हम कि N2 में कितने एटम्स हैं और डिवाइडेड बाय क्या होता है अपना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्पॉन्टेनियस डिके है, कोई भी स्टिमुलेशन हम अप्लाई नहीं कर रहे बाहर से, तो N2 अपॉन क्या होगा, टाउ हो जाएगा। लाइफ टाइम जो है इस स्टेट का वो क्या है, टाउ गिवन है आपको E2 लेवल का। तो E2 लेवल में डिके कर रहे हैं 0.4 से जो एक्साइट हुए हैं, R एटम्स जो एक्साइट हुए हैं उसमें से रैपिड डिके कर रहे हैं कुछ एटम्स E2 लेवल में, जिसका लाइफ टाइम गिवन है आपको टाउ। तो ये फॉर्मूला हो गया। यहाँ से आपको N2 की वैल्यू निकालनी, तो कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये वैल्यू देखो आप क्या आती है, R टाउ माइनस N2 डिवाइडेड बाई टाउ, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है वो क्योंकि N2 पे डिपेंड कर रही है, तो यहाँ N2 के साइड लेंगे dN2 अपॉन R टाउ माइनस N2, और इधर आ जाएगा अपना dt अपॉन टाउ। 1 अपॉन टाउ तो क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ से वैल्यू निकालोगे आप तो क्या आती है अपनी ln, फॉर्मूला जो बनेगा R टाउ माइनस N2, माइनस साइन आएगा माइनस N2 के साथ, इज इक्वल टू dt अपॉन टाउ, इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड तो 1 अपॉन टाउ प्लस कांस्टेंट क्या होगा c, ठीक है। अब c कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। अगर t को हम क्या लेते हैं कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 है, टाउ इंटू में t आएगा ना, कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन करेंगे t, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ एटम्स जो हैं E3 लेवल में वो कितने हैं, 0, तो N2 की वैल्यू भी क्या आएगी, 0। तो c की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस ln R टाउ, ठीक है। तो ये वैल्यू हम इधर लेके आएंगे तो अपने पास क्या वैल्यू आती है, माइनस ln R टाउ माइनस N2 डिवाइड बाई R टाउ इज इक्वल टू t अपॉन टाउ, ठीक है। अब माइनस साइन उधर ले लेंगे हम, और बोथ साइड अगर एक्सपोनेंशियल लेते हैं तो ln कैंसिल आउट होगा, R टाउ माइनस N2 अपॉन R टाउ इज इक्वल टू e रेज टू पावर t अपॉन टाउ, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस N2 अपॉन R टाउ, और 1 N2 जो है वो उधर जाएगा N2 वाली टर्म, तो E वाली इधर आएगी, तो हमारे पास बनेगा 1 माइनस e रेज टू पावर t अपॉन टाउ इज इक्वल टू N2 अपॉन R टाउ। तो ऑप्शन से मैच करो, N2 की वैल्यू क्या आती है, R टाउ मल्टीप्लाई में आएगा 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस t अपॉन टाउ, जो ऑप्शन बी है वो अपना करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट बी पार्ट है कि मिनिमम पंप पावर रिक्वायर्ड पर क्यूबिक सेंटीमीटर टू ब्रिंग द सिस्टम टू ट्रांसपेरेंसी दैट इज जीरो गेन। तो जीरो गेन की हम बात कर रहे हैं, मतलब गामा की वैल्यू क्या होगी, 0। तो आपको निकालनी मिनिमम पंपिंग पावर, मिनिमम पंप पावर रिक्वायर्ड फॉर जीरो गेन, मतलब लेजर एक्शन जो है वो जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो मिनिमम पंपिंग पावर को हम थ्रेशोल्ड पावर भी लिखते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला अगर आप देखो तो h न्यू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, तो टाउ आ जाएगा। न्यू जो हम लेंगे वो पंपिंग फ्रीक्वेंसी होगी न्यू पी, और इनटू में एनर्जी जो हम लेंगे वो नंबर ऑफ एटम्स जो लेजिंग एक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कितने होते हैं, n/2 एटम्स होते हैं। तो ये वैल्यूज आप पुट करो, n/2, n आपको गिवन होगा, क्रोमियम एटम्स जो हैं वो कितने एटम हैं, n की वैल्यू आपको गिवन है 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये n की वैल्यू हो जाएगी h, प्लैंक्स कांस्टेंट आपको पता है, न्यू p जो है वो पंपिंग फ्रीक्वेंसी है, और यहाँ पे आपको गिवन है पंपिंग जो आपको गिवन है वो क्या है, वेवलेंथ गिवन है, क्योंकि क्या है 0.4 माइक्रोमीटर,
ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर आपको गिवन होती तो पर सेकेंड में गिवन होती। तो फ्रीक्वेंसी को हम वेवलेंथ की टर्म्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, c बाई लैम्डा। तो यहाँ पे आ जाएगा hc बाई लैम्डा पी, और लैम्डा पी की वैल्यू आपको पता है कितनी, 0.4 माइक्रोमीटर। टाउ की वैल्यू आपको पता है, लाइफ टाइम जो है जहाँ से लेजिंग एक्शन अपना स्टार्ट हो रहा है E2 लेवल का, वो गिवन है 3 मिली सेकेंड। सारी की सारी वैल्यूज आप पुट करते हो तो निकाल के देख लेना, जो भी ऑप्शन अपना आएगा, आई थिंक डी ऑप्शन जो है वो मिलेगा हमें। यहाँ से थ्रेशोल्ड जो पावर मिलेगी या मिनिमम पंप पावर हम बोलें लेजिंग एक्शन को जस्ट स्टार्ट करने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीरो गेन बोलते हैं। जब कोई गेन हमें हुआ नहीं है, जस्ट स्टार्ट हुआ है लेजिंग एक्शन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला आपने देख लिया, सिर्फ जो पावर का फॉर्मूला होता है, कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने इनटू में h न्यू, एक एटम की एनर्जी उतनी तो हमारी होगी एनर्जी, डिवाइड बाय क्या करेंगे, टाइम, तो हमारे पास क्या आता है, पावर आती है। तो सारी वैल्यूज गिवन है, पुट करो, डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जो दिसंबर 2012 में आया था। कंसीडर द एनर्जी लेवल डायग्राम शोन बिलो विच कोरिस्पोंड टू द मोलिकुलर नाइट्रोजन लेजर इफ द पंप रेट R is 10⁻20 atoms per centimeter cube per second and the decay roots are as shown with tau 2 1 20 nanosecond and tau 1 1 microsecond. The equilibrium population of state 2 and 1 are respectively. सारी वैल्यूज आपको गिवन है, आपको क्या बतानी है, इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन बतानी है सेकेंड लेवल की और फर्स्ट लेवल की, ठीक है। 2 में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और 1 में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, कैसे निकालेंगे। अगर सबसे पहले 2 की हम बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन सेकेंड लेवल, तो वो क्या लिखेंगे, dN2/dt से लिखेंगे। कितने होंगे, कितने एटम पंप कर रहे हैं प्लस माइनस कितने डिके कर रहे हैं, ठीक है। डिके जो कर रहे हैं वो हमारे नेगेटिव में जाएंगे क्योंकि वो कम कर रहे हैं नंबर ऑफ एटम्स को। R जो है वो प्लस में होगा क्योंकि वो नंबर ऑफ एटम्स को इंक्रीज कर रहा है। तो R माइनस नंबर ऑफ एटम्स कितने डिके कर रहे हैं, यहाँ पे डिके जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है आपको, स्पॉन्टेनियस डिके गिवन है क्योंकि टाउ 2 1 की वैल्यू गिवन है। कोई भी एक्सटर्नल हमने स्टिमुलेट नहीं किया है, कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन हमने यहाँ पे नहीं दिया है। तो क्या आ जाएगा, N2 टाउ 2 1, ठीक है। दूसरा, अगर dN1 की हम बात करें कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट टाइम इन फर्स्ट लेवल, वो क्या होगा, कितने एटम्स इसमें इंक्रीज कर रहे हैं जो डिके कर रहे हैं वो, तो वो कितने होंगे, N2 टाउ 2 1, और कितने एटम्स इस लेवल में से डिके कर रहे हैं वो होंगे सब्ट्रैक्ट, तो वो होंगे N1 टाउ 1, ठीक है। अब वैल्यूज आपको गिवन है और पूछा है इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन, तो इक्विलिब्रियम पे कोई भी नंबर्स जो है एटम्स में पर यूनिट टाइम जो है चेंज क्या होगा, 0 होगा। तो रेट ऑफ चेंज जो है वो वैल्यू होगी 0, तो 0 के इक्वल रखो और N2 और N1 फाइंड आउट करो। तो N2 की वैल्यू क्या आई हमारे पास, R इंटू में टाउ 2 1, R की वैल्यू गिवन है 20 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो हमारे पास आएगा 10⁻20 इंटू टाउ 2 1 की वैल्यू गिवन है 20 नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड के लिए 10⁻⁻9 हो जाएगा, तो वैल्यू आ रही है 2 इंटू 10⁻12, ठीक है। ऑप्शन से आप मैच करते हो 2 लेवल में, तो A और D तो इनकरेक्ट हो गए। तो ये हो गया N2 का। N1 की अगर हम बात करें तो N2 की वैल्यू, N2 0 के इक्वल रखा हमने अपॉन टाउ 2 1 इंटू में टाउ 1 इज इक्वल टू N1। N2 की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻12, टाउ 1 की वैल्यू आपको गिवन है 1 इंटू 10⁻⁻6, टाउ 2 1 की वैल्यू आपको गिवन है 20 इंटू में 10⁻⁻9।
तो यहाँ से सोल्व करते हो आप 10⁻³ ऊपर जाएगा, यहाँ पे 0 और मैं साथ में ले लेती हूँ तो 10⁻⁻8 होगा। तो 10⁻⁻6 और 8 कैंसिल होगा, 10⁻² ऊपर जाएगा तो वैल्यू आती है 2 × 10⁻4। 2 से 2 भी कैंसिल होगा तो 10⁻14 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पर सेंटीमीटर क्यूब ये इतना आता है अपना। तो ऑप्शन से मैच करते हो तो जो बी ऑप्शन होगा वो अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो ये भी दिसंबर 2012 में ही आया था। कंसिडर ए हाइड्रोजन एटम अंडरगोइंग ए 2p to 1s ट्रांजिशन, द लाइफ टाइम τsp ऑफ द 2p स्टेट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन इज 1.6 nanosecond and the energy difference between the levels is 10.2 electron volt, assuming that the refractive index of the medium N0 is equal to 1. तो ratio of Einstein coefficient for the stimulated emission is given by, तो यहाँ पे रेशियो आपको बताना है B21 अपॉन A21 का। ठीक है, और वैल्यूज आपको गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ट्रांजिशन जो हो रहा है वो 2p से 1s में हो रहा है, मतलब जो ट्रांजिशन आपका हो रहा है। अब B21 और A21 की अगर हम बात करें, देखो 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है। B21 जो होता है आपको पता भी होगा, ये अपना कोफिशिएंट होता है स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए। ठीक है, और A21 जो कोफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू होती है 1/τ21। ये जो कोफिशिएंट होता है वो होता है स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए। और B12 की अगर हम बात करें तो ये कोफिशिएंट होगा स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन का। आपको नाम से भी दिख रहा है वैसे, 2 to 1 मतलब 2 से 1 में ट्रांजिशन, 2 to 1 मतलब 2 से 1 में ट्रांजिशन, एब्जॉर्प्शन मतलब 1 से 2 में ट्रांजिशन। ठीक है, तो ये तो थी बेसिक बातें अपनी। और आपको गिवन क्या है कि आइंस्टाइन कोफिशिएंट बताना है स्टिमुलेटेड एमिशन का, B21 अपॉन A21 आपको बताना है स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड टू स्पॉन्टेनियस रेशियो। ठीक है, और यहाँ पे आपको एनर्जी डिफरेंस गिवन है। ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो B21 का कुछ फॉर्मूला रहेगा, A21 का कुछ फॉर्मूला रहेगा, और जब उनका रेशियो लेते हैं तो क्या फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न। तो वो आपको याद रखना है, और वो है A21 अपॉन B21। अगर आप देखो तो वैल्यू होती है H×ω³ अपॉन π²c³। ठीक है, और इनटू में N0³ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आएगा। तो ये फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अब H×ω जो है वो एनर्जी डिफरेंस हो गया। तो एनर्जी डिफरेंस आपको गिवन है, तो इस फॉर्मूले को हम कन्वर्ट करेंगे E की टर्म्स में, डेल्टा E की टर्म्स में। तो ये है आपके पास डेल्टा E। तो डेल्टा E की टर्म्स में करेंगे तो अपने को चाहिए H×3ω³। तो क्या वैल्यू आएगी, 1/π² H×2c³ डेल्टा E का क्यूब, और ये डेल्टा E जो होगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी, ये ध्यान रखना, इनटू में N0³। ठीक है, तो अब सारी वैल्यूज अपने पास हैं। H× की वैल्यू आपको पता है, C की वैल्यू आपको पता है, N0 की गिवन है, डेल्टा E की गिवन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आपको गिवन है। सारी वैल्यूज पुट करते हैं तो अपने पास रेशियो आएगा A21 अपॉन B21 का, लेकिन निकालना क्या है, B21 to A21 रेशियो। तो ये रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे। ये कांस्टेंट वैल्यू अगर आप पुट करते हो तो क्या वैल्यू आती है, 1.4 × 10⁻15। ठीक है, और इनटू में क्या हो जाएगा, डेल्टा E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका क्यूब इनटू में N0³। A21 to B21। मोर प्रिसाइजली आपको वैल्यूज भी पुट ना करनी पड़े, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। यहाँ पे जो पावर है वो माइनस में है, ये ध्यान रखो। तो ये फॉर्मूला आप याद रखो, तो आपको वैल्यूज भी पुट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये फॉर्मूला हमारा बन रहा है जब हमने डेल्टा E को कंसीडर किया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, तो A21 अपॉन B21 की वैल्यू फाइंड आउट करो, 1.4 × 10⁻15 इंटू में 10.2 का क्यूब हो जाएगा, N0 की वैल्यू तो है 1।
तो यहाँ से वैल्यू अपनी आएगी, ठीक है। और उसको रेसिप्रोकल अगर हम लेते हैं तो 10⁻⁴ वैल्यू जो आती है वो रेसिप्रोकल लेने पे पावर्स जो हैं वो प्लस में आएंगी। तो जो सी ऑप्शन होगा ना, सोल्व करके देखना, सी ऑप्शन जो होगा वो अपना मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। स्टिमुलेटेड एमिशन और स्पॉन्टेनियस एमिशन के जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं, स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन के कोफिशिएंट क्या होते हैं। स्पॉन्टेनियस एब्जॉर्प्शन जो है वो तो एग्जिस्ट करेगा नहीं कि पार्टिकल अपने आप लोअर से हायर एनर्जी की तरफ चला जाए, ऐसा तो होगा नहीं जब तक हम उसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड ना करें। तो कुछ एनर्जी देंगे तभी वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, अदरवाइज तो नहीं जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन जो होगा वो ऑलवेज स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन होगा। एमिशन अपने स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, स्टिमुलेटेड भी हो सकता है। तो रेशियो आपसे पूछा था, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। वैल्यूज पुट करोगे तो जो सी ऑप्शन होगा वो मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंसीडर ए हीलियम नियोन लेजर कैविटी कंसिस्टिंग ऑफ 2 मिरर्स ऑफ रिफ्लेक्टिविटीज R1 = 1 and R2 = 0.98. The mirrors are separated by a distance d = 20 cm and the medium in between has a refractive index n0 = 1 and absorption coefficient alpha = 0. The values of the separation between the modes delta nu and width of each mode, that is delta nu p of the laser cavity are. कुछ नहीं, ये फॉर्मूलाज ही हैं, वही आपको याद रखने पड़ेंगे। AMP में अगेन मैं बोल रही हूँ कि फॉर्मूलाज ही हैं जो आपको याद रखने हैं। तो शॉर्ट नोट्स जो हैं वो आपके बार बार रिवाइज होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, आपको वैसे चीज़ें पता होनी चाहिए कि है क्या और उसका फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे पूछा है सेपरेशन बिटवीन द 2 मोड्स, कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव मोड्स हैं उनकी सेपरेशन यहाँ पे पूछी गई है। दैट इज रिप्रेजेंट कर रखा है डेल न्यू से, इस टाइप से। ये mth मोड है कोई और ये m+1th मोड है। इन दोनों की हमारे पास क्या है, सेपरेशन पूछी गई है डेल्टा न्यू। और अगर विड्थ ऑफ ईच मोड की हम बात करें वो क्या है, डेल्टा न्यू। इस तरीके से आपको गिवन है डेल्टा न्यू पी। तो ये विड्थ आपसे पूछी गई है और 2 मोड की सेपरेशन पूछी गई है। लेजर कैविटी में जो मोड के सेपरेशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है, चेंज अगर हम देखें तो उसका फॉर्मूला जो होता है सबसे पहले तो न्यू की अगर हम बात करें तो वो होता है c/λ। तो हमारी टास्क है लैम्डा फाइंड आउट करना। कैविटी की लेंथ आपको गिवन होती है d, और इस कैविटी लेंथ में जब साइकिल अपना कंप्लीट होता है तो वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो अपना होता है लैम्डा, और वो लैम्डा की वैल्यू आती है 2d। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैविटी में आपका गिवन है तो 2d n0 हो जाएगा। तो c/2d n0 जो है, n0 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का जिसकी वैल्यू आपको गिवन है 1। तो c/2d होगा मोड्स का सेपरेशन का फॉर्मूला। तो वैल्यूज पुट करो, c/d आपको गिवन होगा 20 सेंटीमीटर, c की वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 इंटू में d की वैल्यू आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर। तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर होगा। तो मीटर से मीटर कैंसिल होगा, पर सेकेंड में आपका क्या आएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है डेल्टा न्यू, यूनिट पर सेकेंड ही आनी चाहिए, यूनिट हमेशा मैच कर लेना। तो वैल्यू क्या आती है 10⁻⁻2 ऊपर जाएगा, या फिर 20 के साथ 10 और ले देती हूँ, 10⁻⁻1 होगा तो 10 हो जाएगा 9, और यहाँ पे है 3/4। तो 3 पावर में यहाँ पे ले लेती हूँ, 3000 डिवाइडेड बाई 4 करती हूँ तो यहाँ पे पावर हो जाएगी 6, और इसको हम लिख सकते हैं मेगा, और पर सेकेंड होता है अपना हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जो है। तो क्या आएगा 750 मेगा हर्ट्ज। ऑप्शन से मैच करते हो तो सिर्फ सी में आपको डेल्टा न्यू गिवन है 750 मेगा हर्ट्ज। तो इतने से भी क्वेश्चन आपका सोल्व हो रहा है। विड्थ आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, विड्थ का फॉर्मूला जो है वो कुछ लेंदी है, वैसे हम बता देते हैं यहाँ पे। डेल्टा न्यू पी जो है वो हम कैसे निकालेंगे, डेल्टा न्यू पी का फॉर्मूला होगा 1/2
पाई टाउ सी कैविटी का टाइम, और कैविटी का टाइम हम निकालेंगे, उसका फॉर्मूला हमारा होता है 2dn0/c ln 1 - 1/x, और x का फॉर्मूला अगेन होता है x, यहाँ पे किस टर्म को हमने नाम दिया है 1 - r1 r2 e⁻⁻2 अल्फ़ा c इंटू में d। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपको निकालनी पड़ेंगी। सबसे पहले टाउ सी निकालना है, टाउ सी का फॉर्मूला ये है, तो उसके लिए x निकालना पड़ेगा, x का फॉर्मूला ये है। अल्फ़ा सी जो है वो लीनियर एब्जॉर्प्शन कांस्टेंट है, जो कोफिशिएंट है जो आपको गिवन है इन द एक्टिव मीडियम, दैट उसकी वैल्यू होगी 0। r1 r2 की वैल्यू आपको गिवन है, e⁻0 होगा 1 - r1 r2, r1 की वैल्यू है 1, r2 की वैल्यू है 0.98, तो वैल्यू आ रही है 0.02 x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, c आपको पता है, d आपको पता है, tc की वैल्यू निकलेगी, tc की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हो तो ये जो विड्थ आती है वो आपकी आती है 2.4 मेगाहर्ट्ज। वैसे पुट करके भी देख लेना, पर ये फॉर्मूला जो है थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, तो क्वेश्चन आपको इस टाइप से वैसे कम ही मिलेगा कि आपको सारे फॉर्मूलाज पुट करने पड़े, सारी कैलकुलेशन करनी पड़े, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, याद ही रखना पड़ेगा आपको, बाकी कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है वो अपना करेक्ट आएगा। लेजर के कुछ जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और दिसंबर 2012 में लेजर से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एटॉमिक और मोलिकुलर से क्वेश्चन जो थे वो कम बने होंगे, क्योंकि 3 अपने इधर से ही बन गए। ठीक है, तो आज की वीडियो तो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।